हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा इतिहास आता है, अध्याय 2 का नाम है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। तो चलिए इस अध्याय के अंदर प्रश्न उत्तर जो अभ्यास प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पूछा गया था कि खाली स्थान आपको क्या है भरने के लिए, जो कि सबसे पहले पूछा गया था कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज थी वो हमारा वास्को डी गामा ने की थी। कौन? तो वास्को डी गामा ने। अब कहा गया कि यूरोपीय यूरोपीय व्यापार से भारत को का यूरोपीय व्यापार से भारत को यहाँ पे आपको क्या करना है? सोना एवं चांदी प्राप्त होता है। सोना एवं चांदी क्या होता है? प्राप्त होता है। फिर आगे दिया है कि अंग्रेजों ने मद्रास के सेंट फ्रंट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होना है? सेंट फोर्ट और जॉर्ज। यहाँ पर आपको भरना है कि फ्रांसीसी मार्टिन क्या होना है? फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी नगर की स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अंग्रेजों ने प्रारंभ में यहाँ पर आपको कलकत्ता भरना, क्या भरना है? कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। चलिए अब आगे दिया था कि उचित संबंध आपको जोड़िए। जो कौन सा किसमें मिलान होगा वो आपको बताना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं आपको सामना सामने बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दिया कि पेरिस की संधि, इसका जो मिलान है ना दोस्तों आपको इससे करना है, अंग्रेज मराठा युद्ध से। क्या करना है? अंग्रेज मराठा युद्ध से मिलान कर लेना है। इलाहाबाद की संधि, इसका मिलान आपको करना है बक्सर का युद्ध से। अरे रेसिन की संधि, इसका मिलान आपको करना है कर्नाटक युद्ध से। कहाँ से? कर्नाटक के युद्ध से। अरे श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसका मिलान हो जाएगा हमारा मैसूर युद्ध से। ठीक है, यही आपको मिलान करना था। मैं आपको सामने सामने बता रहा हूँ। हालांकि आप इस तरह से भी मिलान कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। चलिए आगे का सही क्रम दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सब क्या है? मिला हुआ है कि का सही का मतलब कौन सी घटना पहले हुई वो आपको बताइए। जैसे यहाँ दिया कि अंग्रेज गवर्नरों का भारत आगमन जिस क्रम में हुआ उसी क्रम में इन नामों को व्यवस्थित करना, उसी क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। हालांकि यहाँ पे इसमें सभी कुछ दिया गया है, जो कि नंबर 1 में हो जाएगा हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स। नंबर 2 लॉर्ड वेलेजली, क्या होगा मेरे दोस्त? लॉर्ड वेलेजली। नंबर 3 विलियम वेटिंग, क्या होगा? विलियम वेटिंग। नंबर 4 में क्या हो जाएगा हमारा? लॉर्ड डलहौजी, क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। और नंबर 5 में क्या? कॉर्नवालिस, क्या होगा? कॉर्नवालिस होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये लिख लेना है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग आगे। कहा है प्रश्न 4 में कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको लगभग 11 प्रश्न इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला प्रश्न दिया गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 2, हैदर अली कहाँ का शासक था? कौन था हैदर अली जो था? तो लिखना है हैदर अली जो वो मैसूर का शासक था। कहाँ का मेरे दोस्त? तो मैसूर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुआ। कैसा? तो कर्नाटक युद्ध, ये वाला आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। का है बक्सर बक्सर युद्ध के बाद, का है बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को किस इलाके से भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ था? का है भू राजस्व अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि बक्सर बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों में भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। कैसा? तो भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिला गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि प्लासी, का है प्लासी युद्ध से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? किससे? तो प्लासी युद्ध से। तो लिखना है प्लासी युद्ध ने अंग्रेजों को आर्थिक दृष्टि से माला माल बना दिया। अंग्रेजों ने फिरजा फिरजाफर को
नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूला और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। किंतु किंतु मिर्जाफर अंग्रेजों के हस्तक्षेप और आर्थिक शोषण को ज्यादा दिन तक झेल न सका। आखिरकार अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक उसे सत्ता से निकाल बाहर किया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने दबाव बनाकर उससे चट्टगांव, वर्धमान और मिर्द मिदनापुर जिलों का राजस्व वसूलने का स्थायी अधिकार भी उससे छीन लिया और उससे भी अपार धन ऐंठ लिया। अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण से तंग आकर मीर कासिम ने बंगाल में लागू सारे कर समाप्त कर दिया और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी देने के लिए बाध्य कर दिया। इससे अंग्रेजों को मिलने वाली सारी सुविधाएं समाप्त हो गई और दोनों के बीच संघर्ष क्या हो प्रारंभ। चलिए अब आगे द्वैत शासन को समझाइए। द्वैत शासन जो दिया है ना, इसको आपको समझाना है। तो लिखना है कि लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव ने सन 1765 में एक कानून लागू किया जिसे द्वैत शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस कानून में यह व्यवस्था दी गई थी कि बंगाल में राजस्व वसूली करने का अधिकार कंपनी की होगी। उसे अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक रखने का अधिकार होगा, जिसका खर्च नवाब वहन करेगा। राज्य में सुशासन और व्यवस्था संबंधी सारे कार्य नवाब का होगा। क्या तो सारे कार्य जो है वो नवाब का ही होगा। ठीक है, बस ज्यादा होना है दोस्तों, बस इतना ही आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। कहा वेलेजली की सहायक संधि की शर्तों को बताइए। कहा वेलेजली की सहायक संधि की शर्तों को तो लिखना है। इसके बारे में आप सबको दोस्तों लिखना है कि लॉर्ड वेलेजली जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए तो उसने ब्रिटिश भारत के दूसरे अध्याय का शुभारंभ किया। इसके लिए उसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, भारत इतिहास में सहायक संधि के नाम से विख्यात है। किसके नाम से? तो सहायक संधि के नाम से। जो कि फिर आपको लिखना है कि वेलेजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें। कहा वेलेजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित है। जो कि नंबर 1 में आप सबको लिख सकते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रत्येक राज्य को अपने आसपास अंग्रेज सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च राज्य को स्वयं उठाना पड़ता था। किसको? तो राज्य को। नंबर 2 में आप सबको लिखना है कि अपनी सेना से अंग्रेजों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय लोगों को हटाना आवश्यक था। क्या था? तो हटाना जो था वो आवश्यक था। फिर नंबर 3 में आप सबको लिखना है कि एक अंग्रेज रेजिडेंट यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिनिधि रखना आवश्यक था, जिसकी सलाह से वे शासन कर सकते थे। तो दोस्तों वही आपको पूरा लिखना था। ये पॉइंट है नंबर 1, 2 और नंबर 3। ये तीनों पॉइंट आपको लिख लेना है और ये ऊपर में जो लिखना था मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए उसके आगे फिर देखिए दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 4 है, ये हमारा 5। ये सभी आपको लिखना कि 5 में दिया था कि कंपनी को वार्षिक कर देने पड़ता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे दोस्तों। चाहे डलहौजी मेरे दोस्त, चाहे डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालिए। किस पर? तो डलहौजी हड़प नीति पर। तो लिखना कि डलहौजी ने मुख्यतः 3 नीतियां बनाई थी। नंबर 1 में हमें बताया गया है कि नी स्थान राजाओं के त्वदक पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनका राज अंग्रेजी राज में मिला देना। नंबर 1। फिर आपको नंबर 2 में आप सबको लिखना है कि कुशासन। नंबर 2 में दोस्तों आप सबको लिखना है कि कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर राज को अधिकार में कर देना। किसको? तो राज को अधिकार में कर देना। अरे नंबर 3 में दिया था कि युद्ध द्वारा राजाओं को जीत लेना। किसके द्वारा? तो युद्ध द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। कहा है वेटिंग के प्रशासनिक सुधारों को बताइए। कहा है वेटिंग के प्रशासनिक सुधारों को बताइए। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि विलियम वेटिंग की गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। वह युद्ध
के बदले शांति का समर्थक था। लगातार युद्धों के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। भारतीयों यहाँ पर दिया कि भारतीयों में प्रशासन के प्रति अत्यंत असंतोष की भावना थी, अतः उन्हें दूर करने के लिए निम्न प्रशासनिक सुधार किया गया, जो कि आपको नंबर 1 में आप सबको लिखना है कि भारतीयों को भी अंग्रेजों के समान कुछ पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया। फिर आपको इसके आगे नंबर 2 में आप सबको लिखना है कि राजस्व वसूलने के लिए उसने उसने टोडर मल की बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया और वर्षों के लिए लगान निश्चित करवाया। फिर आपको नंबर 3 में आप सबको लिखना है कि इन दिनों यूरोप में इंग्लैंड और रूस के बीच तनाव चल रहा था। अंग्रेज को डर था कि रूस अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पर आक्रमण कर सकता है। अतः वे वेटिंग ने कहा वहां के अमीर अमीरों को सहायक संधि के लिए बाध्य किया और अंततः सिंध तथा पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। बस दोस्तों इतना ही आपको लिखना था इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये इतिहास में क्या होगा कि थोड़ा सा उत्तर आपको लंबा लिखना ही पड़ता है, ठीक है। मैं बहुत प्रयास किया हूँ कि छोटा बताऊं, लेकिन क्या कर सकता हूँ, इतिहास से इसमें आपको थोड़ा लंबा लिखना ही पड़ेगा। अगर अगर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का अगर प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें का सिराजुद्दौला जीत जाता तो क्या होता, तो लिखना है कि अगर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जीत जाता तो अंग्रेज व फ्रांसीसी दोनों ही व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं कर पाते तथा अंग्रेजों को आर्थिक लाभ भी नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए अब आगे दिया है कि यदि यदि यूरोपीय देशों के उपनिवेश नहीं होते तो उन देशों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता। यदि यूरोपीय देशों के उपनिवेश नहीं होते तो दोस्तों आपको लिखना है कि यदि यदि यूरोपीय देशों के उपनिवेश नहीं होते तो उन देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती। यूरोपीय देशों के लोग अपने माल का उत्पादन कर उसे अन्य देशों को बेच नहीं पाते, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ नहीं होती। बस इसके बारे में जो दोस्तों जो लिखना था इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।